मानव जीवन में चिंता की जड़ें धीरे धीरे फैल जाती है। एक जीवन शक्ति को सोख लेती है। मनुष्य पूरी तरह से खोखला हो जाता है। मेरे कहने का मतलब जीवन सिकुड़ने लगता है। आखिर में परम सत्ता से जुड़ाव टूट जाता है। इसके बावजूद भी चिंता की जड़ें मनुष्यता पर क्यों हावी हो रही है? इसके समक्ष मनुष्य क्यों बेबस लाचार हो जाता है? चलिए इसके रूप का अनुमोदन किया जाए। मनुष्य के मस्तिष्क विचारों का प्रवाह है। प्रत्येक क्षण कोई न कोई विचार चल ही रहा होता है। इन्हीं विचारों से मस्तिष्क में कोई न कोई रूप तैयार होता रहता है। लेकिन जो कर्म में प्रवृत्त होकर जो रूप बनता है वह स्वयं के हित में होता है। कभी यह हित मानवता के लिए वरदान साबित होता है, लेकिन जो कर्महीन है उनके मस्तिष्क में जो दुर्गुण रूप तैयार होता है वे स्वयं को ही कृश करते हैं। कर्म में विचरण करने वाला व्यक्ति नई नई सोच, नया नया तरकीब से कुछ विशेष करना चाहता है। ऐसे लोगों के मस्तिष्क में सार्थक रूप तैयार होता है। ऐसे लोग चिंता नहीं बल्कि चिंतन करते हैं। लेकिन कर्महीन व्यक्ति स्वयं के मस्तिष्क में निरर्थक रूप तैयार करता है। इसी रूप में जीने लगता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति काल्पनिक जगत में जीने लगते हैं। वे यथार्थ में नहीं जीते हैं। वे मस्तिष्क के अंतहीन रूपों में फंसे हुए होते हैं। उनकी आंखें खुली भी हो तो न तो उन्हें फूलों का खिलना दिखाई देता है, न ही चहकते हुए चिड़ियों का संगीत सुनाई देता है, न ही सुबह की लालिमा उनके भीतर उतरता है। वे तो आंख होते हुए भी कल्पित अंधे हैं। क्योंकि उनके मस्तिष्क में जो रूप बना लिया है बस उसी में अंधाधुंध लगा रहे हैं। आखिरकार वे बेहोशी में जीते हैं। उनके समक्ष प्रत्यक्ष अनुभव नहीं रह जाता है। धीरे धीरे काल्पनिक रूप मस्तिष्क में एक के बाद एक रूप स्वतः बनता ही जाता है, जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं। उनकी आदत चुनना व छोड़ना में उलझ जाती है। यानी विचारों से मस्तिष्क में एक रूप बनता है, फिर परेशान होते हैं, पुनः उसे छोड़ दूसरा रूप बनाते हैं, जिससे धीरे धीरे मस्तिष्क उलझन में पड़ जाता है। यानी मन कंफ्यूज होने लगता है। धीरे धीरे इसी उलझन की वजह से मन निर्बल होने लगता है। निर्बल मन की वजह से मानसिक रोग का जन्म होता है। यानी मन उलझन की वजह से कंपित होने लगता है। यही कंपन ही भय है। यही कंपन धीरे धीरे मनुष्य के भीतर फैलने लगता है। वे भय में स्वयं को बरतने लगते हैं। इस कंपन का दुष्प्रभाव एक एक कोशिका के कार्य प्रणाली को असंतुलित करने लगता है, जिससे एक कोशिका दूसरी कोशिका के अनुरूप वितरण करने लगते हैं, जिससे त्रिप्राणी बंध
टूटने लगता है। वे विषाक्त रसायन स्वयं के भीतर पैदा करने लगते हैं, जिससे शरीर जीर्ण अवस्था में चला जाता है। यानी शरीर के भीतर त्रिदोष उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वात, पित्त और कफ का कार्यप्रणाली बिगड़ने लगता है। सर्वप्रथम वात प्रभावित होता है। वात के बिगड़ते ही मन भ्रमित हो जाता है। इस भ्रम की वजह से मस्तिष्क के रसायन में दोष उत्पन्न हो जाता है, अर्थात रासायनिक दोष से मस्तिष्क में गर्मी बढ़ने लगता है, जिससे पाचन रसायन विषाक्त होने लगता है। अत्यधिक वात पेट में बनने लगता है, जिससे आंत की क्रियाशीलता मंद हो जाती है। अंततः कब्ज रोग का जन्म होता है। यानी भ्रम ही वात का रूप लिया और अब कब्ज का रूप ले लिया, जिससे धीरे धीरे पेट बुरे रसायन का घर हो जाता है। यही विषाक्त रसायन पित्त में मिलने लगता है, जिससे पित्त का कार्यप्रणाली बिगड़ जाता है। इसके बिगड़ते ही नाड़ी दोष का जन्म होता है, यानी नाड़ी कमजोर पड़ने लगता है, जिससे कहीं न कहीं नाड़ी अवरुद्ध होने लगता है। इसी अवरोधन से प्राण अनियमितता उत्पन्न हो जाता है, अर्थात प्राणों का प्रवाह अवरोधित होने लगता है। यदि ये अवरोधन जटिल हो जाए तो कभी अंग दोष रोग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कोई न कोई अंग में लकवा रोग लग जाता है। वैसे तो नाड़ी दोष का पहला प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसे अधकपारी यानी माइग्रेन कहते हैं, अर्थात पित्त का प्रभाव बढ़ जाने से नाड़ी गर्म होने लगता है। इसी गर्मी की वजह से नाड़ी फूलने लगता है, जिससे मस्तिष्क में भयंकर पीड़ा उठने लगता है। यदि गर्मी शांत न हुआ तो शरीर में कहीं न कहीं नाड़ी चपकने लगता है। ये पीड़ा शरीर के अन्य जगहों पर भी उत्पन्न हो जाता है। नाड़ी जिस जिस स्थान पर पीड़ा उठता है वहाँ की नसें कठोरता समाप्त होने लगता है। प्राण अवरोधन से नाड़ी बीच बीच में मुलायम हो स्वतः चपकने लगता है। फिर ठीक होने पर पीड़ा पुनः शांत हो जाता है। जब प्राण अवरोधन अत्यंत जटिल हो जाए तो कफ की प्रवृत्ति बिगड़ जाता है, यानी कफ विकार का जन्म होता है। इस विकार की वजह से कोशिका का छिद्र बंद होने लगता है, जिससे धीरे धीरे कोशिका मृत होने लगता है, अर्थात प्राण संकुचित होने लगता है। अर्थात ऐसे रोगी मृत्यु के समान जीवन जीते हैं, अर्थात सांस लेते हुए भी शरीर मृत्यु के समान पड़ा रहता है। वात, पित्त और कफ संतुलन में है तो शरीर रोग मुक्त है। त्रिरसायन पर शरीर का स्तंभ खड़ा है। इन तीनों को सामान्य करने के लिए अधिक दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही दवा का सेवन करें। वात रोगियों को मन भयग्रस्त हो जाता है। मानसिक भय से निजात पाने के लिए घूमना टहलना अति आवश्यक है। ऐसे रोगी कभी अकेले में रहने की आदत न डालें। पित्त दोष वाले रोगियों को मानसिक पीड़ा अक्सर होता है। ऐसे रोगियों में
क्रोध की अधिकता होती है। वो इस स्वयं को संयम में बरते। अधिक क्रोध से नाड़ी गर्म होने लगता है। कभी कभी नाड़ी में वात का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे मानसिक पीड़ा बढ़ जाता है। ऐसे रोगियों को पित्त दोष शांत करने के लिए मन को खुश रखना चाहिए। उन्हें हमेशा काम में उलझा नहीं रहना चाहिए। मन के भाग दौड़ को शांत रखना चाहिए। शीतल पेय का सेवन करना चाहिए। संगीत सुनना चाहिए। सत्तू का सेवन करें, गन्ने का जूस, नारियल का पानी, धनिए का पानी मिश्री के साथ। इन सेवन से पित्त शांत रहता है। ऐसे रोगी यात्रा के दौरान कुछ नहीं खाना चाहिए। सेब और संतरे का जूस का सेवन करना चाहिए। ध्यान व चंद्रासन, अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए। कफ दोष अधिकतम 50 वर्ष के बाद ही इस समस्या उत्पन्न होता है। कफ की प्रवृत्ति जल्दी नहीं बिगड़ता है। ये रोग नाड़ी दोष बढ़ने पर ही शरीर कमजोर पड़ जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है, जिससे कफ प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे रोगियों को व्यायाम व योगासन करना चाहिए। सूर्य नमस्कार अति आवश्यक है। कृपया, मैं सुनील कुमार तिवारी, ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।